अस्सलाम वालेकुम। उस सेक्शन में आज हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटीज एंड अदर्स। एक दर्जन से ज़्यादा कमिटीज होती है किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन में। कुछ के नाम सिर्फ नाम बता दूंगा मैं कुछ के, और हम लोग फोकस करें चुके मुमकिन ही नहीं है कि एक सेशन में हम उतना सब पे बात कर सकें। जो मोस्ट रेलिवेंट है आपसे जुड़ा हुआ, आपको जिसको फेस करना है, जहाँ आपको आंसर करना है, बीइंग रिसर्चर, उसकी हम लोग बात करेंगे। कमिटीज में आप जब देखेंगे तो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो यूनिवर्सिटी आपको गवर्न कर रही होती है, तो यहाँ AKU अभी तक नई जो यूनिवर्सिटी बनी है उसकी कमेटी का नाम नहीं पता मुझे, तो सीनेट उन्होंने नाम दिया उसका। दैट सीनेट, the apex body of that your institutions used to be member. लकीली अभी मेंबर नहीं है, क्योंकि जॉर्जिन साहब थे उस वक्त मेंबर थे, फिर से रिवाइज नहीं हुआ था। हमारे दोनों प्रिंसिपल जो पिछले थे ये भी दोनों में से नहीं है, तो वो एक कमेटी होती है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी कमेटी होती है आपके इंस्टीट्यूशन की, वो होती है एजुकेशनल कमेटी, यानी एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल को लीगली अलाउड होता है बहुत सारे फैसले लेने। जैसे अभी हमने पिछली एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में एक फैसला लिया कि जिनका पैसा ज्यादा हो गया उनको रिटर्न करना है। रिटर्न होगा आराम से, लेकिन वो हो गया, ऑर्डर हो गया कि उनका पैसा हमको रिटर्न करना है। जैसे हम लोग के पास कोई ऑर्डर नहीं था कि इस तरह के प्रोग्राम्स में अगर रूह अफ़ज़ा में भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा, दैट शुड बी मेंशन। इसके लिए उसने हमने पास किया, प्रिंसिपल साहब ने कहा जब तक अलाउ नहीं कीजिएगा लीगल मामलों में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कि प्रिंसिपल आपकी गवर्निंग अथॉरिटी वो ऑल जैक ऑफ ऑल नहीं, हर फैसले खुद ले ले। उनको एम्पावर करता है कोई कमेटी, एम्पावर करती है। बड़े फैसले जो है, एग्जाम कैसे होगा, उस एग्जाम्स के मॉड्यूल्स क्या होंगे एज पर द यूनिवर्सिटी, उसी को अगर अडॉप्ट भी करना है कोई चीजें, तो ये काउंसिल है जो आपको आपके फीस कितने होंगे। जैसे रिकमेंड किया गया है कि नेक्स्ट सेशन से फीस बढ़ेगा नए एडमिशन से, तो वो भी इसी में रिकमेंड हुआ। पिछला जिनका हमने ले लिया उसको भी कम किया जाएगा। वजह हो रही है कि बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि एक सेगमेंट का पैसा उसी में खर्च करें। जैसे ड्रग का पैसा सिर्फ दवा ले सकते हैं आप, उससे आप कॉपी कलम नहीं खरीद सकते। इसी तरह ऑफिशियल कुछ इनपुट्स होते हैं, उसके पैसे वहीं खर्च होने हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का होता है, उसका वहीं खर्च होता है। तो दावत है, उसका पैसा वहीं खर्च होना है। दूसरी जगह आप जब करेंगे ऑडिट पकड़ लेगा कि पैसा क्यों आपने खर्च किया। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो नहीं बने हैं, जैसे रिसर्च का सेगमेंट नहीं बना है। इसी तरह से बातें होती, तो वो उन्होंने कहा कि भाई जब तक हम हमको अलाउ नहीं करेंगे तब तक हम पैसे नहीं ले सकते या दे सकते। तो आपकी जो पिछली बार जो आप लोग का पैसा लिया गया था उनसे पहले भी ये लोग तो 415 वाले हैं, उससे उनको किसी भी लीगल कमेटी से अलाउ नहीं किया गया। सेक्रेटरी ने कहा था कि आप ले लीजिए, हम लेटर दे देंगे, लेकिन वो लेटर नहीं आया। This is the council, academic council, which decide, which empower the principal, head of the institution कि सर आप ये कीजिए। उसमें 2 फैसले हुए हैं, 8-10 फैसले उसकी मैं दिखाऊंगा कौन कौन है उसमें कमेटी में, वो सारे लेटेस्ट। पहले एक जनरल बात करेंगे, तो उसमें ये हुआ है कि पिछले में पैसे लौटेंगे, नया बैच जो आएगा उससे पेमेंट लेना है। आपका एग्जाम होना है, उसमें लोकल लेवी में कुछ पैसे बढ़ाने हैं, इसकी वजह से हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पीजी में कम बच्चे होते हैं, 5 बच्चों के लिए उतना ही करना पड़ता है जितना 100+ बच्चों के लिए यूजी में एग्जाम ना होता है। तो ये कमेटी है जो सारे लीगल फैसले आपके डिसाइड करती है। इससे पास हुआ फैसला वही काट सकता है जो उस कमेटी बैठ के फिर उसको हटा सकती है या फिर उसको जोड़ सकती है। ये सबसे बड़ी एम्पावर्ड कमेटी होती है बाय यूजीसी, इसको पावर देती है एकेडमिक काउंसिल को। और इस कमेटी का 2 बार बैठना बहुत जरूरी है साल में। CCI में सियासत के जो हम लोग टीम आती है, तो वो मांगती है बजाबता कि आप वो 2 डेट बताइए, वो कमेटी का नाम जो इस कमेटी ने मीटिंग करी थी, तो हमको दिखाना पड़ता एटलीस्ट 2 टाइम्स। इस बार एक और बुलेट जुड़ गया उसमें कि पहली बार ये कमेटी जब बनी थी वो बताइए। तो ढूंढना शुरू किया हमने। 13 में ये आया था कमेटी बनना चाहिए, 15 में हमारे यहाँ कमेटी बनी थी। पूछा गया पुराने लोगों से, तो कोई अगस्त बताया, कोई लेटर नहीं मिला हम लोग को। हमने उनसे माजरत कर लिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो खैर वो आ जाएगा, शॉर्ट कमिंग्स वो अलग बात है। नेक्स्ट कमेटी होती है इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी, जो अभी बनी है, जस्ट टू आंसर द रिसर्च
being done in this institutions. Institutional ethical committee असल मानों में एथिकल जो अप्रूवल होता है किसी भी रिसर्च के लिए, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी होती है ICMR की जो कमिटी है रिसर्च को अप्रूव करने की, वही अप्रूव कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूट इसके लिए अलाउ नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च होते हैं साल में, उसको ICMR जाके उस कमेटी को कंडक्ट करे या उसके थ्रू स्कैन करे सारे रिसर्च को। इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूट को अलाउ किया कि आप अपनी लोकल कमेटी बना लीजिए, हम उसको एम्पावर करते हैं। तो ये वही काम करती है जो ICMR को करना। ICMR जो इंडिया में रिसर्च देखती है, जो कोविड का डेटा देखने लगी थी, जब कोविड जो आया था ना आपके पास, कोविड का पैंडेमिक आया था, उसके लिए दूसरी कमेटी को देखना था, लेकिन ऊपर से ऑर्डर था तो वो डेली रिपोर्ट दे रहे थे ICMR के हेड, क्या जितना हुआ। एथिकली अलाउड नहीं था उनके लिए, उनका काम सिर्फ रिसर्च करना है, एपिडेमोलॉजी का काम नहीं करना। तो ये सब एक अलग बहस है। तो इसके इंस्टीट्यूट में बनाई जाती है वो कमेटी कि आप कर लीजिए मेरे बिहाफ पे और हमको ये रिपोर्ट कर दीजिए, और हमारी जगह हमसे आप एफिलिएशन भी ले लीजिए। सेंट्रल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में फिर तब जाएगा आपका जब वहां से एफिलिएशन आपको मिल जाएगा। इसके बारे में ही आज हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ और कमेटीज हैं जिसके बारे में बात करेंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये भी हमारे यहाँ कमेटी बनी थी, नई फिर बनने जा रही है। बोर्ड ऑफ स्टडीज का मतलब होता है कि आपकी जो PG डिपार्टमेंट्स बने हैं, उस डिपार्टमेंट में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो एथिकल तो बाद में मसला आएगा, पहले आप डिसाइड कर लें कि जो टॉपिक चूज होने हैं वो क्या होंगे। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 5 या 6 बच्चे जो आ रहे हैं, उनका क्या टॉपिक होना चाहिए, ये डिपार्टमेंटल कमेटी डिसाइड करती है। और ज्यादातर अच्छी यूनिवर्सिटी में इसके 2 लोग मेंबर बाहर से लिए जाते हैं कंसर्न सब्जेक्ट के। जैसे अगर PSM की मैं बात करूं तो यहाँ का HOD, यहाँ के फैकल्टीज और साथ में 2 इनवाइटेड गेस्ट मेंबर होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से। PSM के ही कुलियात में कुलियात के होंगे, अदविया मदविया होंगे। तो ये बेसिक अपने डिपार्टमेंट की बॉडी होती है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में सारे लोग नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट के 2 लोग होते हैं, 2 बाहर से होते हैं, जो काम बहुत ज्यादा है उनके पास। यहाँ सोचा गया कि कोई नाराज ना हो जाए, कुछ कमेटी ऐसे भी बनती है कोई नाराज ना हो, तो ऐसी कमेटी के लिए सबको रख लो। तो खैर अभी हम लोग उस दौर से जिसमें किसी को नहीं रुकने देना है। तो ये कमेटी होती है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉलो करती है, और हम लोग क्योंकि हर चीज में पश्चिम की तरफ देखते हैं, आयुर्वेदा की तरफ, उस पर पूछ लेते हैं क्या होना है। उन्होंने बना रखा है DRC, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, एकदम बेसिक लेवल से भी महा बेसिक लेवल है। उसी चीज को यहाँ कहा गया अडॉप्ट कर लीजिए, सबको रख लीजिए। जैसे यहाँ पे बिहार में जो एथिकल कमेटी होती है, आपने लिटरेरी वर्क भी करना है तो उसके लिए भी एथिकल क्लियरेंस लीजिए। पूरे इंडिया में कहीं भी आपको ह्यूमन एनिमल ट्रायल्स के अलावा एथिकल से आपको नहीं गुजरना होता है। तो चीजें चल रही है प्रोफेशन में, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, जिसको हम लोग ने ये कोई ऑथराइज नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से, हम लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज को, जो PHU, AMU, DU, NIM, ये टॉप यूनिवर्सिटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी जिसको अडॉप्ट करता है। DRC पहली बार यहाँ पे था। खैर दोनों लगभग एक दूसरे के जैसे ही हैं। थोड़ा सा इसमें क्लास ज्यादा बोर्ड ऑफ स्टडीज का अच्छा है कि इसमें इनवाइटेड मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट लोग हैं जो हमको कुछ बता सकते हैं। उनका काम ये होता है कि जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, फाइनलाइज करने से पहले ये दोनों कमेटी, चाहे जो भी हो, BOS या DRC हो, उसमें बिल्कुल कंटिन्यूअस डिस्कशन होता है। सारे पहलू को देखा जाता है कि खासकर एथिकल में जो आपको जाना है, उससे पहले बड़ी मिस्टेक्स ना हो आपके साथ। एक तो ये, दूसरा रिसर्च से जुड़ी सारी चीजें, फाइनेंस कितना आना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, और उसमें जितना सारा इंक्लूजिंग क्राइटेरिया देख रहे हैं आप, मेडिकल एथिक्स, सारा काम इनका होता है, ताकि बहुत माइनर गलती। असल इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी में जो एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर वो 2-3-4 महीने बाद रिवाइज करके उसको आना पड़ता है। हम लोग ने जल्दी जल्दी ऐसे मेंबर रखे काम बन जाए। अदरवाइज इसका प्रोसीजर्स होता है कि मीटिंग का जो SOP होता है कि आप 1 महीने पहले, एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज पहले एथिकल कमेटी को अपनी सारी जितनी भी जिस टॉपिक में एथिकल होता है सारी चीज भेज दें, पोस्ट से भेजें या ईमेल कर दें। वो पढ़ के एक रिपोर्ट देगा कि हम अब रेडी आने के लिए, फिर आप डेट रखेंगे कि आप इस दिन सर आ जाइए और अब हम एथिकल करते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको महीनों लग जाते हैं, दोबारा नहीं आए आपको, इसलिए आप कोशिश करते हैं BOS में या DRC में सारी चीज क्लियर हो जाए। फिर
फिफ्थ कमेटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल। अभी ड्राफ्ट में एनसीआईएसएफ ने इसको जोड़ा, ये फाइनलाइज होने जा रहा है कि हर कॉलेज में 200-300 स्टाफ हैं, 400-500 बच्चे होते हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, फैकल्टीज कैसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, इसमें फैकल्टीज कैसी हो, क्लिनिकल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की जरूरत पड़ती है लैब में, या फिर आप देखिएगा म्यूजियम में, सेमिनार में, और फैकल्टीज जिसकी कमी हम लोग झेल रहे हैं, ये कैसे होने चाहिए, कैसे रिक्रूट करना है, कब रिप्लेसमेंट करना है। जैसे हमारे कॉलेज में, इस कॉलेज में पिछले 5 साल में लगातार लोग वो होते गए, सुपरनेशन होता चला गया, उनका रिटायरमेंट होता चला गया। कोई कमेटी नहीं थी जो सरकार को रिपोर्ट करे, 1 साल पहले से उनको देना चाहिए था कि ये फलां साहब जा रहे हैं, इनका रिप्लेसमेंट हो। तो अब ऐसे हर कॉलेज का मामला है। तो एनसीआईएसएफ ने ये कमेटी बना दी जिनका काम होगा कि आप अपडेटेड रहे कि कोई खाली ना हो गया और हम उसको रिप्लेस करना है, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए। रिसर्च एंड इनोवेशन सेल, ये भी अभी एनसीआईएसएफ ने जोड़ा है, एनसीआईएसएफ ने। अब हर कॉलेज में एक आरआईसी होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन सेल। आप देखिए कि किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में चले जाइए यूनानी के अलावा, तो आपसे वो रिसर्च कोलैबोरेशन के अलावा एक बात और करेगा कि सर कोई पेटेंट अगर होगा तो किसके नाम जाएगा। अभी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस से हमने कोलैबोरेशन के एमओ साइन किया, तो उस पर लिखा हुआ है कि जो भी पेटेंट होगा कोई चीज, पता चला हमारे बच्चों ने कोई चीज ऐसी निकाली जो यूनिक है, पहली बार हमने किया था, हमको उसका चाहिए राइट्स, उसका कोई यूज करे तो हमसे पूछे। दुनिया में पैसे पेटेंट से ही आते हैं। कोई एक चीज पेटेंट कर लिया, उस दिन बताया था ना कि वो इमोवा करके कुछ मैंने शेयर किया था, वेंदु प्रकाश जो आए थे, जो नहीं आ पाए थे, उन्होंने एक दवा बनाई नजला की, जो हम लोग कह सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सांस से बढ़ जाता है, एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस में उन्होंने दवा बनाई, ग्रुप में मैंने शेयर किया था, और उसको उन्होंने पेटेंट करवाया। तो एक कंपनी ने उसको 2.5 करोड़ दिया। 4-5 दवाएं आम सी है जो यूनानी में आप देखेंगे उसको। अब फिर 2030 तक उसने कहा कि उसका 10% मुझे मिलता रहेगा रॉयल्टी, जितनी भी दवा बिकेगी। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां रिसर्च होता है, आर&डी सेल होता है, उनका काम होता है कि अगर जब आप उनसे एमओयू साइन करेंगे तो लिखाएगा कि अगर कोई पेटेंट आएगा तो इसमें कितना शेयर आपका होगा और मेरा होगा। तो उन्होंने हमसे लिखवाया कि 50% शेयर होगा। अगर पता चला कि कोई रिसर्च जुगनू ने ऐसा किया जो पेटेंट के लेवल पर किसी कॉलेज में चला जाएगा, ठीक है, तो अब उसके जो पैसे रिटर्न होने हैं वो आधा वेटरनरी वाले लेंगे, आधा ये कॉलेज लेंगे, जुगनू का नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंस यहाँ पे कॉलेज कर रहा है। ये डिपार्टमेंट से होगा, अदिया वाला मशरूम का भी, तो मशरूम का कुछ हिस्सा हो जाएगा उसमें। तो वो जरूरी होता है, इसलिए ये बनाया गया है कि फ्यूचर में अगर हम कोई रिसर्च करते हैं उसका पेटेंट बनाते हैं। बहुत बड़ा मसला है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बेसिक ड्रग्स वी आर बीइंग यूज्ड इन द आई मीन के किचन में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका पेटेंट यूएस के पास। हल्दी का पेटेंट यूएस लेके बैठा हुआ था, टीकेडीएल ने क्लेम किया, वो पेटेंट इंडिया को आया। अब उसके हल्दी से डायरेक्ट यूज में जो चीज है कोई भी बनाएगा इंडिया को रेफर करेगा, इंडिया का पेटेंट। वो एजेंसी है जो इसी को काउंटर कर रही है। तो बहुत सारी चीज हम सोच रहे हैं कि पेटेंट कोई और नहीं है। आयुष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि अगले 10 साल में कम से कम एक नॉमिनेशन हमारा नोबेल प्राइज के लिए होना चाहिए। ये हम लोग को पुणे में कहा गया था, बड़ी चीज लग रही होगी। सिद्धा और आयुर्वेदा इस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके कोलैबोरेशंस और जो इंस्टीट्यूट से जो लेवल ऑफ रिसर्च है उनका, वो इस लेवल पे है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहले दिन हम लोग को चेयरपर्सन ने कहा था कि आपको इसलिए बुलाया गया है कि हमें 10 साल में एक नॉमिनेशन कम से कम चाहिए नोबेल प्राइज। इसलिए जल्दी जल्दी ये सारी आपकी जितनी भी कमिटीज है, लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन है, सबको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है जल्दी जल्दी। तो इसलिए ये सब चीजें अब धीरे धीरे आ रही है जो वहां थी। दूसरा है फार्माकोविजिलेंस सेल, अभी इसमें आ गया है ड्राफ्ट में कि ये भी एक कमेटी होनी चाहिए। उसमें पूरा डिफाइन किया कि इसमें कौन कौन मेंबर होंगे। 4-5 डिपार्टमेंट के लोग इसमें मेंबर होंगे, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, स्पेस कितना देना है उसको, ये इनको रिपोर्ट देना। ये पहले फार्माकोविजिलेंस एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, अभी तक जो चल रहा है, इस ड्राफ्ट के अप्रूवल के बाद वो इंस्टीट्यूट का एक पार्ट हो जाएगा। ये सेल आपको रखना है, ये कमेटी बननी है। इसके बहुत सारे फार्माकोविजिलेंस पे लेक्चर आएगा, आप लोग को क्या काम है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टरलाइजेशन सर्विसेज, ये आप जितने भी सामान ओटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, गायनी में, सर्जरी में, ईएनटी में, हिजामा में, आईबीटी में, कहीं भी, दैट शुड बी इक्वली स्टरलाइज्ड।
जैसे आप ओटी में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक कमेटी होनी चाहिए, जो सेंट्रल स्टरलाइजेशन कमेटी होनी चाहिए, जो उसका ध्यान रखे। इसके बहुत बेहतरीन नॉर्म से जो लोग काम कर रहे होंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जानते हैं कि वो यूनिट सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। उस यूनिट को कैसे रखा जाता है ताकि हॉस्पिटल इंड्यूस, ये सब क्लेम आया था, कुछ हॉस्पिटल ऑडिट का क्लेम आया था, उसमें ये भी था कि आपके कॉलेज में वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, सेंट्रल स्टरलाइजेशन कमेटी भी नहीं, अभी भी नहीं। तो ये होनी चाहिए। एक है रोगी कल्याण कमेटी। कहीं भी अगर हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं, जो लोग एनआरएचएम आरबीएसके में होंगे वो जानते हैं, उनके डीआईएमओ उसके मेंबर होते हैं, और खास के जो उनका वो होता है हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो मेडिकल के क्या बोलते हैं उसको, सिविल सर्जन। तो वो सिविल सर्जन, उसका डीएम, ये सब मेंबर होते हैं इस पे, या कमिश्नर को कोई मेंबर ले लेता है, इनको रखा जाता है। आपका यहाँ पे जो कॉलेज में है, जो आयुर्वेदा में है, ये रोगी कल्याण समिति, पब्लिक से कुछ लोग होते हैं, डीएम होता है उसका हेड होता है, या फिर कमिश्नर जो होता है उसका, उसको ले लेते हैं। साथ में आपका डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या सुप्रिटेंडेंट होता है, एक दो क्लिनिशियंस होते हैं, एक वुमेन को रखते हैं उसमें, कि रोगी यानी जो आपके यहाँ पेशेंट आ रहा है, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, अगर उसका कोई भी क्लेम है उस सर्विस को लेके, एक बॉक्स रखना होता है कि पहले रिटर्न में आप कुछ क्लेम है तो दीजिए, वीकली 10 डेज पे 15 डेज पे उसका इवैल्यूएशन करते हैं। आप फिर अगर कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग आंसर करते हैं इस कमेटी के थ्रू, रोगी कल्याण समिति में। उसमें डिस्प्ले करना होता है आपको सुपरिटेंडेंट का नंबर वगैरह सारी चीजें। एक चीज और जो अभी एनसीआईएसएम ने जोड़ा है, दैट देयर मस्ट बी ए कॉलेज काउंसिल इन ईच इंस्टीट्यूशन। एक कॉलेज काउंसिल होगा, उसमें बताया जाएगा, उसमें हेड होगा प्रिंसिपल, और उसके साथ साथ कौन कौन टीचर्स होंगे, प्रोफेसर कितने होंगे, प्रोफेसर नहीं है तो उसके बदले कितने लेक्चरर रीडर होंगे। इस सारा आना है, और ड्राफ्ट शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। हमको फोकस करना है एथिकल पे, इसलिए रिजल्ट निकलेंगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग सेल बनाया गया था अभी इसमें एकेयू में। यूनिवर्सिटी के जो जितने काम है उसको कौन मॉनिटर करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट्स के लोग और साथ में यूनिवर्सिटी लोग भी होते हैं, ये भी आयुर्वेदा के लोग हैं इसमें। ज्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में प्लेसमेंट सेल होता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जो आया होगा, एमयू से जो आया होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्लेसमेंट सेल है, और देखो अच्छी चीज यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये रखते हैं। जरूरत है अब कि हमारे कॉलेज में होनी चाहिए, तो आप उसको ऐसे लोग जो बस है कि टीचर बन जाना, ठीक है ना, ये लीस्ट फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप हो ही नहीं सकता कि सब लोग उसमें एडजस्ट कर सकते हैं टीचिंग पोस्ट। रिसर्च के साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग टीचिंग की तरफ भागते हैं, उसमें 90% ऐसे लोग हैं जिनको रिसर्च मिला ही नहीं आगे 10 साल में। इसलिए जिस इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं ज्यादातर पेपर उसमें है ही नहीं टीचिंग। तो आपका जो मेन काम था अलग था यूजी से, वो तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। आप भूल जाएंगे 5 साल में फिर क्या है रिसर्च और मेथोलॉजी। तो इस ओरिएंटेशन होना चाहिए। आप जब तक सोचेंगे नहीं, डिमांड क्रिएट ही नहीं होगा। जैसे कोई सोचे आप लोग कि ये जो रिसर्च निकल रहा है, इनको टीचिंग के अलावा कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि हम लोग जोन वाइज रिसर्च यूनिट की मांग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम रिसर्च यूनिट की मांग करते हैं। आप लोग को नहीं पता होगा, यूनानी का रिसर्च यूनिट आयुर्वेदा में है, पता है आयुर्वेदा कॉलेज में। आपके प्रिंसिपल साहब पहले उसी रिसर्च यूनिट में, वहां से फिर यहाँ है। तो इतना डॉर्मेंट हो गया रिसर्च, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो थोड़ा ऐसे लोग को उसमें डाला जाए, थोड़ा ओरिएंटेड हो, वो जाने लेटेस्ट क्या लोगों का डिमांड है, और पिक करेंगे इसमें से कौन सा बेस्ट स्टूडेंट है जिसको हम कहाँ लगा सकते हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे बेस्ट को हम रिवार्ड दे सकें, या उसको कम से कम रास्ता दिखा सकें, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अजमल खां स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट में हकीम कबरुद्दीन साहब का नाम। कबरुद्दीन साहब को उन्होंने मना कर दिया कि तुम अजमल खां तिबिया कॉलेज में पढ़ाओ नहीं, तुम लिखने की तरफ जाओ। उन्होंने मान लिया इस बात। और कबरुद्दीन साहब की अहमियत आपको पता है, वो नहीं होते तो हम जैसे लोग तो खैर पढ़ ही नहीं पाते। जो रहती दुनिया तक वो चीजें कर गए, काम किया उन्होंने, और ज्यादातर लोग शायद एमडी भी नहीं निकाल पाते। अब तो बहुत सारी बुक्स आ गई। शरह असबाब का क्या रोल रहा हम लोग को एमडी निकालने में, आप सब जानते हैं। शुरू में उन्होंने सिलेबस बना दिया, एनाटॉमी लिखा, फिजियोलॉजी लिखा, इतना मेहनत किया उस बंदे ने,
तो इसी तरह से एक डायरेक्शन था जो रखा था उन्होंने, मान लिया इस चीज को। उससे पहले वो कई जगह टीचर बने, वो निजामिया तिबियत वाले चले गए, वहां उनको इल्जाम लगा लड़कों को भड़काने का, एक एजिटेशन हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया वहां से। यहाँ पे आए, यहाँ पे जो कमेटी बनी, आपको पहली बार प्रिंसिपल वगैरह बने, उस कमेटी के वो हेड थे वो। तो एक सही डायरेक्शन उनको दिया कि तुम टीचिंग वीचिंग में मत लगो, तुम बस ये काम करो, लगे वो। उस वक्त खैर और भी मामला रहा था, सैलरी बहुत कम थी, लेकिन ये असल था कि एक डायरेक्शन उनको मिला और उन्होंने जज किया होगा मेरा स्टूडेंट किस तरफ बेटर है। ये है ही नहीं हमारे कि हम अपने बच्चों को कहाँ लगाए जो बेस्ट हमारा है। किसी का लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड हो सकता है। बात बताऊं कि मुझे इनविटेशन आया कि ईरान और इंडिया का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें लेक्चर दीजिए आप, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखिए। 2 दिन पहले मैंने 2 बच्चों को पिकअप किया पीजी को, कि जहां से भी निकालो मुझे इस पर मैटर चाहिए। कल मैं परसों मैंने कहा था, कल रात तक में 3 पेज निकाल के उन्होंने दे दिया मुझे। ठीक है, अगर मैं मशकूर को पिकअप करता तो उससे नहीं हो पाता। मुझे पता था कि उसकी रीच उस किताबों तक नहीं है जहां से मुझे वो मैटर चाहिए। तो मैंने जिनको भी पिकअप किया, उन्होंने 10-11 बजे मैरिन ड्राइव पे मैं घूम रहा था गेस्ट को लेके, वहां देखा कि वो उन्होंने पूरा चीजें भेज दी। तो ये काम निकालने का तरीका भी होता है कि आपके सामने, आपके अंदर जो बच्चे हैं उनका बेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है ही नहीं, ये रिवार्ड है ही नहीं कि हम अपने बच्चों को कहाँ लगाएं, क्या करें। इसी सब चीजों को लेके सब कमिटीज अब धीरे धीरे आ रही हैं। एक कमिटी जो बहुत मशहूर होती है कॉलेज की, दैट इज परचेज कमिटी। आपको बताने की जरूरत यह है कि आपका इंस्ट्रूमेंट आपके लिए दवाएं, आपके लिए आपकी जो